So we shall come to the numerical of semiconductor, though numericals are not very much important. They are very simple. Generally, the question will be asked about characteristics, graphical representation, types, biasing, and potential barrier क्या होता है, उसके बारे में डिफिनेशन लेयर क्या होता है ना, और फॉरवर्ड बायसिंग में डिफिनेशन लेयर पे रेजिस्टेंस और बाकी चीज़ों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। बहुत खास जो है एनसीईआरटी के नंबरिकल्स नहीं इस चैप्टर में कुछ है तो उसको डिस्कस किया है, हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे आप जानते ही हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है 14.1, क्वेश्चन 14.1, it is asking in a n-type silicon which of the following statement is true। n-type semiconductor है n-type semiconductor जिसको सिलिकॉन के नाम से इसने कहा है, इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवैलेंट आर द डोपेंट। गलत भाई, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी तो है ये मानता हूं, लेकिन पेंटावैलेंट को डोप किया जाता है। इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर, यही गलत हो गया, ये भी गलत है। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर एंड पेंटावैलेंट एटम आर डोपेंट, बिल्कुल सही। होल माइनॉरिटी कैरियर होता है और पेंटावैलेंट एटम्स की डोपिंग होती है। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ये भी गलत है। होल्स आर मेजॉरिटी, एन में कहां होल मेजॉरिटी, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका आंसर क्या होगा, सी। अब चलिए आगे चलते हैं 14.2 पे। 14.2 में कह रहा है which of the following statement given in exercise 14.1 is true for p type semiconductor। मतलब अब कहा जा रहा है कि अगर p type semiconductor है तो which of the following statement is true। पहला, इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी कैरियर p में कभी हो ही नहीं सकता है, तो गलत है। इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी कैरियर है। एंड पेंटावैलेंट एटम इज डोपेंट, तो p टाइप के लिए पेंटावैलेंट थोड़े हो, ट्राइवैलेंट, तो b भी गलत है। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, सही बात है, p टाइप में होल्स होते हैं। और पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये भी गलत हो गया, ट्राइवैलेंट होते हैं ना। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर, सही है। ट्राइवैलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, d। चलिए आगे चलते हैं 14.3 में चलते हैं। इसमें कह रहे हैं ये साहब कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ईच। जानते हैं कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन तीनों में ही क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका यूज हम एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कर सकते हैं। लेकिन कार्बन का क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कार्बन का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है ना। जबकि दोनों ही कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये ग्रुप 14 में ही लाई करते हैं, फिर भी कार्बन का यूज इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। अब ये कह रहे हैं these are characterized by the valence conduction band separation by energy band gap respectively। EGC एनर्जी गैप कार्बन, एनर्जी गैप सिलिकॉन, एनर्जी गैप जर्मेनियम। which of the following statement is true। ए ले रहा है एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन is greater than energy gap of germanium is greater than energy gap of carbon। B दे रहा है energy gap of carbon is greater than energy gap of germanium is greater दे रहा है greater energy gap of silicon। चलिए ये दे रहा है, फिर उसके बाद सी दे रहा है एनर्जी गैप ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू एनर्जी गैप ऑफ सी में कुछ और दे रहा है, एनर्जी गैप ऑफ कार्बन, सी में दे रहा है एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन, सॉरी कार्बन इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन is greater than energy gap of germanium। चलिए ठीक है, एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम ये दे रहा है। अच्छा जर्मेनियम ब्रैकेट में, बाकी सब ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यहाँ पे
एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम। तो ये हो गया। अब डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है कि एनर्जी गैप ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम। शुरुआत में हमने आपको बताया था सिलिकॉन सबसे कम एनर्जी गैप किसका होता है? सबसे कम एनर्जी गैप होता है जर्मेनियम का, जो प्रैक्टिकल सिलिकॉन हम यूज करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। उसके बाद सिलिकॉन की बारी आती है और सबसे कम इसका होता है, उससे ज्यादा इसका होता है, सबसे ज्यादा इसका होता है कार्बन का। तो पहली चीज तो जब इक्वल, अच्छा ये इक्वल वाला दिया हुआ है, जब सारे इक्वल दिए हुए हैं तो ये तो सही हो ही नहीं सकता है। अच्छा इस पे आते हैं, हाँ ये तो मामला फिट बैठेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसका होगा? कार्बन का, है ना। फिर सिलिकॉन से ज्यादा कार्बन का और सबसे कम किसका होगा? ये यानी यही सही है। बाकी इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। एनर्जी, अच्छा यहाँ तो मामला वैसे कुछ है क्या? यहाँ गड़बड़ है। एनर्जी गैप ऑफ कार्बन जो है वो सिलिकॉन से ज्यादा है, जर्मेनियम से ज्यादा है ना। लेकिन यहाँ दिया हुआ कि जर्मेनियम का सिलिकॉन से ज्यादा है, जबकि हम जानते हैं जर्मेनियम का कितना होता है। जर्मेनियम का एनर्जी गैप जो है वो हमको कितना लेना है? 11.74 लेना है। जो एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन कितना होता है? 1.17 के आसपास होता है, ठीक है। वो कार्बन का तो 2 से ज्यादा होता है, 2 के आसपास होता है। ये सारी चीजें याद रखिए, उसका सी सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 14.4 पे। 14.4 में कह रहा है इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, अभी बायसिंग नहीं हुई है, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, ये तो हमें मालूम ही है। तो क्यों ऐसा होता है? ए कह रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन अट्रैक्ट्स देम, गलत है। दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी गलत है। होल्स कंसंट्रेशन इन पी रीजन, होल्स कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन। ऑल कौन सा सही होगा? जाहिर सी बात है सी। हमने शुरुआत में आपके साथ समझाया था कि पी रीजन में कंसंट्रेशन होल की ज्यादा है, इसलिए एन रीजन से क्या होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, तो यानी इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? पी के साइड, और होल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन साइड में, ठीक है। तो माइनॉरिटी मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से माइग्रेशन होता है। तो ये कौन सा है? सी। होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। चलिए आगे चलते हैं 14.5 कह रहा है फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन डायोड। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है। चलिए पीएन जंक्शन डायोड ये वाला है ना, ये डिफिनेशन लेयर है। ये पी रीजन हो गया आपका और ये एन रीजन हो गया, ठीक है। एक आध आप लोग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दिखा दीजिए। तो इसके अगर हम बायसिंग कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, और ये आप जान ही रहे हैं क्या है? ये पी रीजन है, नया है, ये बैरियर पोटेंशियल है। तो अगर फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं, इस सवाल में कह रहा है फॉर व्हेन अ फॉरवर्ड बायसिंग इन अ पीएन जंक्शन इट रेज द पोटेंशियल बैरियर। फॉरवर्ड बायसिंग क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग यही है ना, अगर पी को इससे जोड़े हो तो ये भी इसी डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बैरियर पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा ना। तो पहला ही कह रहा है रेज द पोटेंशियल बैरियर, तो गलत है। रिड्यूस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट टू जीरो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लोअर द पोटेंशियल बैरियर, बिल्कुल यही सही है, लोअर द पोटेंशियल बैरियर। फॉरवर्ड बायसिंग हमेशा बैरियर पोटेंशियल को लोअर करता है, रिवर्स बायसिंग क्या करता है? बढ़ाता है ना, का कोई मतलब नहीं है। अब चलिए 14.6 ट्रांजिस्टर पे है, तो 5 था, तो ट्रांजिस्टर हमारे कोर्स में नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। 14.7 ट्रांजिस्टर पे है तो इसको हम छोड़ देते हैं। 14.8 पे आइए, हाँ ये हाफ वेव रेक्टिफायर का बड़ा शानदार क्वेश्चन। इन हाफ वेव रेक्टिफायर, आप जानते हो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट होता है, इनपुट ऐसे आता है हाफ वेव, ध्यान से देखिएगा, इनपुट ऐसे गया, इसके
ये वाला नहीं मिलेगा, फिर ये वाला मिलेगा, यही तो मिलता है आउटपुट। ये तो ये कह रहा है कि इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी इज गिवन। इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या यहाँ कितना दिया हुआ है, इनपुट फ्रीक्वेंसी न्यू आई दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, ठीक है। यानी ये 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा रहा है। तो देखो ये समझ लो 1 सेकंड में 50 मिलता, तो इसका आधा 50 तो नीचे मिलता ना, समझ रहे हो नहीं। ये है एक वेव पूरा यहां से लेके यहां तक, फिर एक वेव यहां से लेके यहां तक, यानी हर सेकंड ये मतलब एक साइकिल में ये यहां तक पहुंच रहा है, समझ रहे हो। लेकिन इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, एक साइकिल में इसका आधा, तो 50 साइकिल में कितना मिलेगा, 50 आधा मिलेगा। तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 ही होगी। भले अब फ्रीक्वेंसी का मतलब चक्कर, चाहे वो आधा चक्कर लगे, अगर आधा चक्कर ही उसका क्या है, उसका वेव है। अगर कोई वेव आधी है तो आधी वेव की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि जब वो आधा चक्कर लगा लेगा तो ही हम उसको क्या मान लेंगे, उसका एक फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरीके से ये भले आउटपुट जो इसका जो मिलेगा, भले जो भी मिले वो 1 सेकंड में तो 50 आधा चक्कर ही लगाएगा ना, आप समझ रहे हो ना। तो इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी 50 हर्ट्ज विद हाफ वेव। चक्कर तो नहीं लगाएगा 85। अब अगला सवाल ये बदल रहा है, ये थोड़ा सा चेंज होगा। अगला सवाल ये कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी। अब ये कह रहा है कि मामला यही है, मामला यही है। अब ये आपका ये साहब इनपुट है, फ्रीक्वेंसी इसका भी वही है, कितना 50 हर्ट्ज। अब इसका आउटपुट आपको बताना है। देखो इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, इसके सबके मिलेगा, मतलब यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। और यहाँ जो रिपल्स मिल रहे हैं वो सीधे क्या है, पहले वाले के दुगने हैं। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी आउटपुट यहाँ जो होगी वो क्या हो जाएगी 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी, 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी, यानी 2 into 50 कितना 100 हर्ट्ज। यही चीज समझने वाली है। फुल वेव रेक्टिफायर में 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी, हाफ वेव में जितना इनपुट दिए थे उतना ही मिलेगा, फुल वेव में जितना इनपुट दिए थे आउटपुट उसका दूना फ्रीक्वेंसी देगा। यही चीज समझने वाली थी, यही एक अच्छा क्वेश्चन इसमें दिख रहा था। अब आगे चलते हैं तो याद रखिए 14.9 कैपेसिटर पे सॉरी ट्रांजिस्टर पे ये हमको नहीं करना है। 14.10 ट्रांजिस्टर पे कोर्स में नहीं करना है। 14.11 हम करेंगे। चलिए इधर आ जाते हैं, बताते हैं और 14.11 करते हैं। 14.11 ये समझदारी वाला क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल है। एक भी फोटोडायोड है, फोटोडायोड आप जानते हैं हैवी रूप होता है, डिप्लीशन लेयर काफी बड़ा होता है। इधर आपने क्या किया, पी टाइप दिखा दिया है जी, पी टाइप दिखा दिया, और ये डिप्लीशन रीजन है बहुत बड़ा होता है, बनते हैं या बैन रीजन हो गया है। तो थोड़ा बहुत माइनॉरिटी भी दिखा दीजिए, होल भी दिखा दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए, इलेक्ट्रॉन भी दिखा दीजिए। ये आपका डिप्लीशन रीजन है जी। और आप
ग्रेटर देन व्हाट, ये तभी टूटेगा जब एनर्जी इसकी लाइट की क्या होगा, एनर्जी गैप से ज्यादा होगा। ये चीज हमने आपको समझाया था। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है कि एक पीएन जंक्शन डायोड को फैब्रिकेट किया जा रहा है सेमीकंडक्टर के द्वारा, जिसका बैंड गैप दिया हुआ है, बैंड गैप बोले तो एनर्जी गैप दिया 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है। कैन इट डिटेक्ट अ वेवलेंथ ऑफ 6000 नैनोमीटर, तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो है कितना, वो है 6000 नैनोमीटर। 6000 नैनोमीटर मतलब 6 × 10⁻⁶ मीटर। तो देखो it will detect if and only if, जब आप शुरू से बताएं भाई इलेक्ट्रॉन इसमें से तो तभी निकलेगा ना, करंट तभी तो फ्लो होगा जब ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, और तभी टूटेगा जब ये कंडीशन होगी, यानी एनर्जी जो है वो एनर्जी गैप से ज्यादा हो, यानी जो एनर्जी इससे निकले साफ करने पे और 2.8 के कम से कम या तो बराबर हो, कम से कम या तो इसके बराबर हो, या कम से कम तो इसके बराबर हो या फिर ज्यादा हो, है ना, तभी ये मामला सेट होगा। तो चलिए हम देखते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं पहले। इधर पे डालते हैं। चलिए एनर्जी ऑफ वेव निकालते हैं, जो लाइट इसमें इंसिडेंट हो रही है। एनर्जी ऑफ लाइट सॉल्व करते हैं। तो एनर्जी ऑफ लाइट आपको जानते हैं ना, E = h नहीं होता है, या h × c/λ होता है। तो h = 6.6 × 10⁻34 × 3.8 ये रख लिया, और इनका वेवलेंथ दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻6 ये दिया हुआ है। चलिए जी ये कितना हो जाएगा, इससे करेंगे तो 1.1 हो जाएगा, इसका मामला यहाँ नहीं पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा तो 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻11। यहाँ तक किसी का आपको दिक्कत नहीं होगा, 14 में से 3 जाएगा तो -11 हुआ जूल। लेकिन हमको ये दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो पहले हम इसको क्या करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो उसके लिए हमको मालूम है क्या करना पड़ेगा, 1.11 × 10⁻11 को हम E से डिवाइड कर दें, यानी ये हो जाएगा E से डिवाइड कर दें, यानी 1.6 × 10⁻12 -19 से। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, यार नहीं गड़बड़ हो गई, hc/λ, अरे दिमाग नहीं काम कर रहा है आजकल। दिस इज 6.6 × 10⁻34 होगा ना जी। तो अच्छा अब चलो ये 14 हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 10⁻20 है जी। बाकी सारे मामला तो क्लियर है, तो चलिए यहाँ 20 लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो दिस विल बिकम व्हाट, इसको हम लिख सकते हैं 11.1 नहीं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा 11.1 सॉरी 1.111/1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखा ना साहब, ये वैल्यू जो है क्या है, इससे क्या है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो बहुत कम है, तो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्योंकि ये बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना सी वैल्यू आती है। जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, देख लीजिए कितना आ रहा है, 16 17 112 17 h 6.6 किया था, इसको सॉल्व किया तो कितना था 1.1, ओहो ये एक ना था 1.1, अच्छा ये 3 रह गया था, इसका मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये
बिकम 3.3, तब भी कोई मामला बिगड़ा नहीं है हम लोगों का। अभी भी ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.33 इतना। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.27 के आसपास आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी क्या है, मच लेस देन जी। सो नो डिटेक्शन क्योंकि ये करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। जब करंट प्रोड्यूस नहीं करेगी तो कैसे पता लगा पाएगा हमारा फोटो डायोड की लाइट आया कि नहीं आया, तभी ना पता लगा पाता है कि इससे जो लाइट दी है वो किस तरह का प्रोड्यूस करे। सो नो डिटेक्शन ऑफ लाइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 14.11 जो कि एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखते हैं एडिशनल एक्सरसाइजेस में। तो एडिशनल एक्सरसाइजेस में का जो अच्छे क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, फिर आगे की सकते हैं। चलिए इसमें 4.12 एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है डोपिंग के ऊपर। द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम, हम इसको नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम इज इक्वल टू 5 × 10⁻28 दिया हुआ है पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब सिलिकॉन में इतने एटम है सिलिकॉन के। दिस इज डोप्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ इसमें डोपिंग की जा रही है। पहले डोपिंग की जा रही है डोप साइमल्टेनियसली विद 5 × 10⁻20 एटम पर मीटर क्यूब ऑफ आर्सेनिक, यानी नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम्स कितने हैं यहां दिए हुए 5 × 10⁻22 5/22 है ना पर मीटर क्यूब। ये क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन ई डोनर है ये आर्सेनिक। उसी के साथ यहाँ पे ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, इसको हम बदल रहे हैं इसमें एक्सट्रिंसिक में डोपिंग करके आर्सेनिक की, फिर उसमें हम डोपिंग कर रहे हैं थोड़ी देर बाद इंडियम की। इंडियम जानते हैं ट्राइवेलेंट है, तो ये डोनर होगा तो ये क्या होगा, ये मैंने गोल्ड डोनर होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो इसकी वैल्यू दी हुई है नंबर ऑफ इंडियम कैपिटल से लिख लेते हैं इंडियम। ये इंडियम को जो डोपिंग कर रहा है उसके कितने एटम्स है 5 × 10⁻20 एटम पर मीटर क्यूब। ये कौन क्या देगा, गोल्ड डोनर होगा ये। अच्छा चलिए अब यह सवाल कर रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गिवन थर्मल जो इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, यानी इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन मतलब जो इसमें मौजूद है, ये जो इसमें मौजूद है इतने इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इतने होल मौजूद होंगे। कितना है, ni की वैल्यू दी हुई है 1.5 × 10⁻16 मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होल्स, इतनी चीजें दी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि देखो ये है इलेक्ट्रॉन, इससे इसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कितने हैं, इतने, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे क्या, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें फाइंड करना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डायोड इन सेमीकंडक्टर। तो तुमको ये तो पता है ना इसमें उसमें मैंने इसी में डोपिंग करोगे सिलिकॉन में, उसमें शुरुआत में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कितने, बाद में कितने डाले,
number of electron in semiconductor in excess, मतलब excess शुद्ध रूप से तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे और इतने ही होल होंगे, लेकिन जब हम इसमें आर्सेनिक की डोपिंग करेंगे तो क्या होगा, हर एक डोपेंट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा, ये बताया है ना, यानी कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये देगा 5 × 10⁻22, और इसमें से पहले से मौजूद कितने थे, जितने Ni, यानी इसको अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑफ As जो आर्सेनिक ने प्रोवाइड कराए हैं माइनस Ni, EAS क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय As आर्सेनिक, और ये इंट्रिंसिक कैरियर्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल बराबर होते हैं, तो इतना इलेक्ट्रॉन तो पहले से मौजूद था ही, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन कितना होगा आर्सेनिक डालने पे 5 × 10⁻22 एटम अगर हमने डोप किया तो कितने ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से Ni की बात करते हैं, Ni की बात करते हैं, तो Ni हमारे पास कितना है तो मालूम है 1.5 × 10⁻16 है जी। इसको क्या करो, इसको भी 22 के टर्म में अगर बदलना होगा तो इसका मतलब यहाँ हम क्या लिखेंगे, चलो हम 22 से कर लेंगे, यहाँ कितने से भाग देना पड़ेगा 10⁻6 से, है ना, तभी तो होगा, तभी तो हम इसको लिख पाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, 10⁻6 से अगर इसको भाग दोगे तो इसकी वैल्यू होगी हैं 0.000015 × 10⁵, है ना, हाँ इतनी होगी, और इसको माइनस करना है 5 × 10⁻22। अब सोच लो इसमें से घटाओगे तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आएगी, घटाइए, ये हो जाएगा आपका 5 में से ये जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बाकी ये 9 9 9 4 9 9 9 ये into 10⁻22। इतना खतरनाक लिखने से बढ़िया है ये नियरली इक्वल टू 4.99 × 10⁻22 है ना, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे इसमें सिलिकॉन में जो डोपिंग की है। अब होल की बारी पे आते हैं, नंबर ऑफ होल्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमने निकाल लिए है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ होल्स इन एक्सेस, तो इसको NX से चलो हम लिख लेते हैं, और इसको हमने NC से निकाल दिया है, ठीक है, तो NH क्या होगा, तुमको मालूम है पर डोपेंट इंडियम जो है एक होल एक्स्ट्रा देगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, नंबर ऑफ होल्स प्रोवाइडेड बाय, किसने प्रोवाइड कराया होगा, प्रोवाइडेड बाय इंडियम माइनस Ni, तो कितने हो तो मौजूद ही होंगे उसमें आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो इसकी वैल्यू कितनी है, कहाँ गई, इंडियम वाले की वैल्यू है 5 × 10⁻20, इसमें से हम माइनस करेंगे 1.5 × 10⁻16 है जी, तो ये Na की वैल्यू हो गई, NH की वैल्यू आप निकाल रहे हो तो कितनी हो जाएगी, दिस विल बी, इसको भी सॉल्व करें तो हो जाएगा 0.0020 लाना है ना, 20 लाना है तो 10⁻4 से इसको डिवाइड कर देता है, ये 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.0015 तो ये कितना हो जाएगा इनटू
5 into 10 to the power 20 इसको लिख लीजिए। इसको सॉल्व करिए, इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर वही चीज आ जाएगा 0.999, ये हो जाएगा कितना 0.999, ये 0.999 और इधर हो जाएगा, सॉरी ये 8 हो जाएगा, this will be 9 and this will be 5 into 10 to the power 20 है ना। ये क्या हो जाएगा मोल्स। तो आप खुद ही देखो ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मोल ज्यादा है, खुद ही सॉल्व करके बता सकते हो आप कौन ज्यादा है, किसकी बहुपति है। तो बहुपति हम देख लीजिए किसकी है। इसको एक और तरीके से हम चाहे तो निकाल सकते हैं। इसमें भी आप देख रहे हो वही चीज है, हमारे पास एक फार्मूला नहीं है, हमारे पास एन तो निकल ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एन निकल गया तो एनएच निकाल लेते हैं। एन हमारा फार्मूला है ना, एन इनटू एनएच इज इक्वल टू एनआई स्क्वायर, है ना। एनआई की वैल्यू कितनी है, एनआई इज 1.58 इनटू 10 टू द पावर 16 का होल स्क्वायर अपॉन एनी, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोर्स इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है 4.99 into 10 to the power 20 है। ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितनी हो जाएगी 1.5 into 1.5 into 10 to the power 32, तो ऊपर बचेगा 10 है, और ये नीचे 4.99 आपके पास आई into 10 को, हाँ 10 to the power 22 आपने करेंगे। वैसे जनरली इसे से सॉल्व कर लिए तो 4.5 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, लगभग 4.51 into 10 to the power 10 है ना। इतने मोल्स होंगे। तो देखने से देखिए ज्यादा कौन है, बहुपति किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है, बहुपति इलेक्ट्रॉन की है, तो फिर कोई फिर मामला ही नहीं बनता, सीधे आप लिखेंगे सिंस n is greater than NH, so n-type semiconductor, सीधे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व ये मामला 14.12। अगला क्वेश्चन जो है ये देखो थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़रूरी नहीं है, तो इसे मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ ये नेचुरल लॉग की है तो ये सिंपल, बट दिक्कत वही है कि आउट ऑफ कोर्स हो चुका है। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन बने आप अच्छे से लगाइएगा, कोई दिक्कत होगी तो फिर देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।